ये कहानी सुमित के ज़िंदगी के उन 2 घंटों पर आधारित है जिसने उसे भय का अनुभव कराया। सुमित, जो कि एक अमीर घराने से है, महंगी स्पोर्ट्स बाइक, लग्जरी गाड़ियाँ और महंगे मोबाइल फ़ोन रखना उसका शौक़ है। सुमित ने अपने जीवन में कभी दुख, तकलीफ़, गरीबी या डर का अनुभव नहीं किया था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी सुख और मज़े में कट रही थी जब तक उसके साथ वो भयानक घटना नहीं घटी जिसने उसकी ज़िंदगी ही बदल के रख दी। आइए चलते हैं कहानी की ओर। आगे की कहानी मैं आपको सुमित की ज़ुबान ही सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। आज मैं आपको अपनी ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए मेरे साथ मेरे अनुभव की तरफ। ये बात उस समय की है जब मैं अपने ग्रेजुएशन के पहले साल में था और कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। जून का महीना, तपती गर्मी पड़ रही थी। ना कहीं जाने का दिल करता और ना कुछ करने का। सारा दिन मैं अपने एसी रूम में गुजार देता। कभी मोबाइल हाथ में होता तो कभी लैपटॉप। ऐसे ही सारी छुट्टियां गुजर रही थी। बस थोड़ा बहुत रात में दोस्तों के साथ एंजॉय कर लेते। दोस्तों ने कई बार मेरे साथ हिल स्टेशन जाने की जिद करी, लेकिन मेरे पापा अक्सर बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर जाते रहते थे और मम्मी की तबीयत भी कुछ ज़्यादा सही नहीं चल रही थी, जिस कारण मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। तो मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। एक दिन सुबह के 11 बजे मैं फ्रेश होकर अपने रूम में गाने सुन रहा था। तभी मेरे दोस्त मोहित का मेरे पास कॉल आता है। मोहित ने अपने अंदाज में हालचाल पूछा। फिर उसने मुझसे कहा, यार आज बहुत गर्मी है, घर में मन नहीं लग रहा है, चल किसी वाटर पार्क में घूम के आते हैं। वाटर पार्क के नाम से ही मुझे नफरत थी, क्योंकि वहाँ के पानी का कोई भरोसा नहीं होता। पता नहीं कैसे कैसे लोग नहाने आते हैं और ना जाने क्या क्या गंदगी पानी में छोड़ आते हैं। मुझे वाटर पार्क बहुत घिनौना लगता था, इसलिए मैंने वहाँ जाने के लिए साफ मना कर दिया। फिर उसने मुझसे मेरे आम के बाग में चलने को कहा। वो बोला, ये आम का सीज़न है, वहाँ बाग में चलते हैं, वहीं जाकर नहाएंगे, मस्ती करेंगे और साथ में आम का मज़ा भी लेंगे। दरअसल मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ आम की पैदावार बहुत अच्छी होती है और हमारा 30 बीघे का एक आम का बाग भी है। आपको तो पता ही होगा, हर बाग में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल बने होते हैं। ऐसा ही एक बड़ा सा ट्यूबवेल मेरे बाग में भी है, जिसमें से ठंडा और ताज़ा पानी आता है। पापा ने बाग के बीचों बीच एक बड़ा स्विमिंग पूल बनवाया हुआ था। ट्यूबवेल का पानी उस स्विमिंग पूल से होता हुआ पूरे बाग में जाता है। अक्सर पापा मुझे अपने साथ बाग में ही लेकर जाते थे, वो भी तब जब बहुत ज़रूरी काम होता था। और दिन ढलते ही मैं और मेरे पापा वहाँ से लौट आते, लेकिन कभी अकेले जाने नहीं दिया उन्होंने। और जब भी मैं दोस्तों के साथ जाने को कहता तो वो अक्सर मुझे मना कर देते या डांट कर चुप कर देते। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती थी उनसे कुछ पूछने की। उस खौफनाक हादसे के पहले मुझे कभी पापा की ये बात समझ नहीं आई। पता नहीं क्यों करते थे वो ऐसा।
हम सब ने अपनी गाड़ी साइड में कर दी और स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आ गए। फिर स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। यार, क्या आनंद आ रहा था। जन्नत के मज़े आ रहे थे। वाकई हम सब ने नहाते नहाते आम का लुत्फ़ भी लिया। सब दोस्त बहुत तारीफ़ कर रहे थे ताज़े रसीले मीठे आमों की। समय का पता ही ना चला कब शाम के 6 बज गए। इतनी देर पानी में नहाते नहाते मुझे कब कभी चढ़ने लगी। मैं तो बाहर आ गया और कपड़े पहनकर कुछ आम और खाने लगा। इतने में मेरे दोस्त भी बाहर आ गए। सब ने अपने अपने कपड़े पहन लिए। अब लगभग शाम के 6:30 बज गए थे। इसके बाद हम सब चलने की तैयारी करने लगे। इतने में मेरी एक कॉलेज फ्रेंड नेहा, जिसका मेरे पास कॉल आया, जिससे अक्सर मेरी बात होती रहती थी। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। अगर मेरे दोस्तों को पता चल जाता कि नेहा का कॉल है तो वो मुझे बहुत तंग करते और बात नहीं करने देते। आप तो जानते ही हैं दोस्त कितने कमीने होते हैं। इसलिए मैंने एक बहाना बनाया और मैंने उनसे कहा, अरे यार, मेरे पापा का कॉल आया है तो शोर मत करना, वरना पापा को पता चल जाएगा मैं बाग में आया हूँ। मेरे दोस्तों ने ऐसा ही किया। मैंने ईयरफोन कानों में लगाए और बात करना शुरू कर दी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त मेरी बात सुने, इसलिए मैं उनसे दूर बातें करता हुआ टहलता हुआ बाग के दूसरी तरफ पहुंच गया, जहाँ से ना तो मैं उन्हें देख सकता था और ना ही वो मुझे देख सकते थे। दूर एक पेड़ के नीचे चारपाई पड़ी थी। मैं उस पर बैठ गया और बातें करता गया। समय का पता ही नहीं चला। बात करते करते घड़ी पर नज़र गई तो शाम के 7:30 बज रहे थे। सूरज छुप चुका था, लेकिन आसमान में अभी भी रोशनी थी। मेरे दोस्त मुझे कॉल कर रहे थे, लेकिन मैं बातों में इतना मगन था कि मुझे होश ही ना रहा। मैंने ऊपर देखा तो परिंदे अपने घोंसलों की तरफ वापस आ रहे थे। आसमान धीरे धीरे काला हो रहा था। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो घने पेड़ों की वजह से अंधेरा महसूस हो रहा था। अब मेरी बेचैनी बिल्कुल बढ़ने लगी। मैंने नेहा को अलविदा कहते हुए तुरंत कॉल कट कर दी। मैंने फिर से ऊपर देखा तो पूरा आसमान काला पड़ चुका था। घने पेड़ों में तो अंधेरा और भी भयानक लग रहा था। अब पूरे 9 बज रहे थे। चारों तरफ सुन कर देने वाला भयानक अंधेरा था। मैंने रोशनी के लिए अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और स्विमिंग पूल की तरफ दौड़ लगा दी। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। चारों ओर देखने पर मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मेरी घबराहट अब बढ़ती जा रही थी। वहाँ जाकर देखा, अपने जीवन में पहली बार इतना अंधेरा देखा था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। चारों तरफ रात के कीड़ों का शोर और चमगादड़ों की ऐसी भयानक आवाज़ें जिसे सुन रूह कांप उठे। अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। एक पल के लिए तो मेरी धड़कन ही रुक गई, कलेजा मुंह को आ गया। मैं डरते हुए पीछे देखा तो मुकरी को पाया, जिसे देख मुझे जान में जान आई और उसे देख सुकून भी मिला। उसने मुझसे कहा, अरे सुमित बाबा, आप कहाँ थे? आपके दोस्त लोग कितना ढूंढ रहे थे आपको, कितना आवाज़ दिया आपको, लेकिन आपका तो कोई पता ही नहीं था। आपको छोड़कर वो सब चले गए। मैंने मुकरी पर गुस्सा करते हुए कहा, क्या क्या बकवास कर रहे हो? तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मेरी बाइक कहाँ है? मैंने हड़बड़ाहट में देखा तो चाबी मेरे पास थी। मैं दौड़कर वहाँ चला गया जहाँ बाइक पार्क की थी, मगर वहाँ से मेरी बाइक गायब हो चुकी थी। मेरी बाइक एक स्पोर्ट्स बाइक है, बिना असली चाबी के वो भी स्टार्ट नहीं होती। फिर कौन ले गया? मैंने विक्की को कॉल किया, लेकिन सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मैंने टाइम देखा तो शाम के 9:30 बज रहे थे। यहीं से मेरी ज़िंदगी के सबसे भयानक खौफ के 2 घंटे शुरू हुए। मैं दौड़कर फिर से मुकरी के पास गया
इस उम्मीद से शायद उसे कुछ मालूम हो। लेकिन मुकरी का कोई अता पता नहीं था। उसको कई आवाज़ें भी दी, उसको आसपास सब जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। फिर मैं उसकी कोठरी की तरफ दौड़ा और देखा कि वहाँ वो बेहोश पड़ा था और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। उसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं वहाँ से चिल्लाता हुआ उल्टे पैर भागा। मोबाइल के नेटवर्क गायब थे, हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा, और सन्नाटे को चीरती हुई ऐसी आवाज़ जैसे हजारों आत्माएं विलाप कर रही हों। खून खुशक कर देने वाली भयानक आवाज़ें जिसे सुनकर मेरा सर फटा जा रहा था। घबराहट और डर से मैं कपकपा रहा था और मेरी शर्ट पसीने से तर थी। जो बाग मुझे जन्नत लग रहा था, अब वही बाग मुझे जहन्नुम लगने लगा। मैंने मन ही मन फैसला किया कि यहाँ बैठने से, डरने से कुछ नहीं होगा। मुझे हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए। मैंने ऐसा ही किया। मोबाइल की रोशनी के सहारे सड़क की तरफ निकल पड़ा। वहीं मुझे एक कुदाल, जिसे घास खोदने का यंत्र भी कहते हैं, पड़ा मिला था। मैंने उसे अपनी सुरक्षा के लिए ले लिया और आगे बढ़ने लगा। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे है, लेकिन पलटने पर कोई दिखाई नहीं दिया। चलते चलते मैं थक गया और एक पेड़ के सहारे वहाँ पर खड़ा हो गया। जंगल की हर चीज़ मुझे डरा रही थी। मैं बहुत डरा हुआ सा महसूस कर रहा था और मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। क्यों मैं इस वीरान में मरने चला आया। मैंने अपनी इस भड़ास को मिटाने के लिए गुस्से में कुदाल पेड़ के तने पर मार डाली, और मेरे ऐसा करते ही और लगभग बार बार कुदाल पेड़ पर मारने के कारण पेड़ के तने पर एक गहरा जख्म हो गया। अचानक मेरे हाथों में कुछ चिपचिपा लगा। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा तो वो गाढ़ा खून था, जिसमें इंसानी खून जैसी बू आ रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ और समझ पाता, मेरे कानों में एक दर्द भरी कराहने की आवाज़ गूंजी, जो इतनी भयानक थी जिसे सुनकर मेरे बचे हुए होश भी उड़ गए। मैंने सर उठाकर देखा तो मैं बस देखता ही रह गया। एक बहुत ही विशालकाय डरावनी शक्ल वाला राक्षस मेरे सामने खड़ा था, जो एक पेड़ का रूप लिए हुए था। उसकी टांग में गहरा जख्म बन गया था, जिसमें मैं बहुत देर से कुल्हाड़ी मार रहा था, और वहाँ से खूब सारा खून बह रहा था। ये जख्म मेरे कुदाल मारने की वजह से बना था। उस राक्षस की बड़ी बड़ी आंखें किसी दहकते अंगारे जैसी थीं। उसके एक हाथ से दूसरे हाथ के बीच करीब 10 फुट का अंतर था। उसके नाखून ऐसे थे जैसे कोई तलवार लिए हुए हो। उसके दांत तकरीबन फूटकर बाहर आ निकले थे। उसकी गर्म सांसें मुझे जला रही थी। उसके घने सफ़ेद बालों पे जब मेरी नज़र पड़ी तो उसे देखकर तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो मेरे पैर तक आ रहे थे। और उसकी बड़ी दाढ़ी से उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। उसने अपनी जोरदार आवाज़ के साथ एक चीख मारी और बोला, तू इंसानी जात यहाँ मेरे जंगल में क्या करने आया है? तू ज़रूर इन मासूम पेड़ों को काटने आया होगा। तूने सारे जंगल उजाड़ दिए, अब मेरा जंगल भी उजाड़ेगा। देख, तेरे आने से ये पेड़ कितने सहम गए हैं। उसकी आवाज़ में इतनी धमक थी जैसे मेरे चारों ओर 100 डीजे और कॉलम एक साथ बज रहे हों, और उसकी आवाज़ से मेरा दिल लरज रहा था। मैंने उसके कहने पर इधर उधर देखा तो देखकर मैं दंग रह गया। सभी पेड़ जिंदा हो गए थे और चीख चीख के कह रहे थे, इस इंसान को सजा दो, इसके हाथ पैर काट कर अलग कर दो, जैसे ये हमारे साथ करते हैं। मैं घुटनों के पर बैठ गया और रोने लगा। मैंने अपनी डरी सहमी आवाज़ में उन सब से कहा, अरे मैं कोई लकड़हारा नहीं हूँ, मुझे जाने दो मुझे। मौका देख जैसे ही मैंने भागने की कोशिश की, वैसे ही उस राक्षस ने मेरा हाथ पकड़कर दूर एक पेड़ की जड़ों में फेंक दिया। उस पेड़ ने अपनी जड़ों से मुझे जकड़ लिया
फिर मुझे हवा में उछाला और इस तरह मैं कई बार हवा में उछाला गया। मेरे मुंह और नाक से लगभग खून बह रहा था। लगातार ज़मीन पर पटके जाने के कारण मेरी पसलियाँ टूटी गईं। मेरे कपड़े फट चुके थे। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। फिर किसी बड़े पेड़ ने मुझे बहुत तेज़ हवा में उछाला। इस बार मैं ज़मीन से टकराया और दूर जा गिरा और बेसुध हो गया। कुछ देर बाद मुझे होश आने पर मैंने देखा मैं उनकी पहुंच से काफ़ी दूर पड़ा हूँ। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और बस भागता चला गया, भागता चला गया, भागता चला गया। कभी लड़खड़ाता, कभी डर से तड़पता, लेकिन मैंने भागना नहीं छोड़ा। अचानक मैं एक तेज़ रफ्तार बाइक से जा टकराया। उसकी तेज़ रोशनी मेरी आंखों को चौंधी आ रही थी। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। बाइक से टकराने के बाद बची हुई हिम्मत भी ख़त्म हो गई और मैं मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में बेड पर पड़ा था। मेरा पूरा जिस्म मलहम पट्टियों से ढका हुआ था। मेरे दाहिने पैर और एक हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मुझे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। सारे दोस्त और परिवार वाले मुझे घेरे हुए थे। सबकी आंखें नम थी। पापा मेरे पास ही बैठे थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा बेटा तुम मुझसे पूछते थे ना, मैंने आज तक तुम्हें अकेले वहाँ क्यों नहीं जाने दिया। जंगल में बिताए इन खौफ के 2 घंटों ने तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अब तुम्हें पता चल गया होगा मैं तुम्हें क्यों रोकता था, क्यों मना करता था अकेले जाने से। बेटा अगर तुम अब भी नहीं समझे तो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो बाग शापित है। वहाँ एक फॉरेस्ट ऑफिसर की आत्मा निवास करती है जिसे लकड़ी तस्करों ने मार दिया था। तब से आज तक उसकी आत्मा वहाँ भटकती रहती है और अकेले इंसान को देख उसे मार देती है। तुम बहुत ही किस्मत वाले थे जो जिंदा बचकर आ गए। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होंगे। खैर बेटा, इसलिए तो कहते हैं बड़ों की बातों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इतना कहकर पापा ने मेरे माथे को चूमा और बाहर चले आए। आज उस घटना को 5 साल से ज़्यादा हो गए, फिर भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया हूँ। मैं आज भी पूरी तरह से झुक नहीं पाता। मेरा दाहिना हाथ बेकार हो चुका है। मैंने ज़िंदगी के बहुत सारे घंटे जिए और आज भी जीऊँगा, लेकिन वो खौफ के 2 घंटे चाहकर भी मैं कभी भुला नहीं सकता। उफ, ये इतना अंधेरा और दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आ रहा है, और ऊपर से कब्रिस्तान और ये अजीब अजीब सी आती आवाज़ें मुझे डरा रही हैं। पैदल चलते चलते भी थक गया हूँ। अब तो लग रहा है मेरी कब्र यहीं बन जाएगी। एक बूंद पानी नहीं नज़र आ रहा है मुझे। प्यास से गला सूख रहा है मेरा। हे भगवान, मेरी मदद करो। इतने में ही अरे सरिता, देखो कौन आया दरवाजे पर। जी माँ जी। दरवाज़ा खोलते ही सरिता ने पूछा, जी आप कौन? क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? हाँ जी, बस अभी लाई। अरे सरिता, कौन है दरवाजे पर? माँ जी, वो एक लड़का है, पसीने से लथपथ है और एक गिलास पानी मांग रहा है। माँ जी ने कहा, तुम उसे अंदर बुलाओ। सरिता उस अजनबी लड़के से कहते हुए, जी आपको मेरी सासू माँ अंदर बुला रही हैं। वह अजनबी लड़का अंदर आ जाता है। सामने कुर्सी पर बैठी माँ जी उस अजनबी लड़के से पूछती हैं, कहाँ से आए हो? जी मैं वो शहर से आया हूँ, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मेरा यहाँ आना हुआ है। वो थोड़ा घबराते हुए बोल रहा था और फिर उसने बात को जारी रखा, और देखिए ना, इत्तेफाक है कि मैं यहाँ से निकल रहा था कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और मैं मदद के लिए कितनी दूर से यहाँ तक पैदल चलकर आया हूँ और ऐसे यहाँ पर भटक रहा था। तभी मुझे आपका घर दिख गया
और तो और मुझे यहाँ पर ना तो कोई गाड़ी नजर आई और ना कोई इंसान। सरिता ने कहा, लीजिए पानी पी लीजिए पहले। उस अजनबी लड़के ने कहा, जी शुक्रिया। तभी सरिता सवाल करते हुए उससे पूछी, हाँ तो अब आप इतनी रात घर कैसे जाएंगे? अजनबी लड़के ने कहा, जी बस वही सोच रहा था, इतनी दूर चला हूँ, यहाँ एक भी घर नजर नहीं आया और ये सड़क पर भयानक कब्रिस्तान जहाँ से ना जाने कैसी कैसी आवाज़ें आ रही थी। फिर आपका घर दिखा तो जान में जान आई। माँ जी ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उस अजनबी लड़के ने बोला, जी मेरा नाम अभिषेक है। तुम यहाँ रुक सकते हो जब तक चाहो। अभिषेक ने कहा, जी ये तो मेरा सौभाग्य है, कुछ दिन यहाँ रुक पाया तो यहाँ घूम भी लूँगा और यहाँ के बारे में और भी जानकारी ले लूँगा। माँ जी ने कहा, अरे जिया, इन्हें इनका रूम दिखा दो, और सरिता तुम खाना टेबल पर लगाओ। जी माँ जी। इतने में जिया अपने पायल की आवाज़ करते हुए आती है। उसके पायल की मधुर आवाज़ सुनकर अभिषेक उत्साहित हो गया उसे देखने के लिए। झरने जैसे लंबे लंबे बाल, सागर जैसी आंखें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ, हाथों में खनकती रंग बिरंगी चूड़ियाँ किसी खूबसूरत दृश्य जैसे प्रतीत हो रही थी, जैसे सारा जहां उसमें ही सिमट गया हो। वो उसमें ही खो गया, जैसे उसने अभिषेक पर जादू चला दिया हो। ओ जनाब, कहाँ खो गए आप? चलिए आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। जिया ने अभिषेक को कमरे में पहुंचाया। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे आवाज़ लगा दीजिएगा, ये कहकर जिया वहाँ से जाने लगी। अभिषेक उसे रोकते हुए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिया है। अरे वाह, आपकी तरह आपका नाम भी बेहद खूबसूरत है। जिया मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। फिर अगली सुबह हुई। सब लोग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। माँ जी जिया से बोली, अरे जिया, तुम इनको घुमा देना कहीं। जिया और अभिषेक दोनों घूमने निकल जाते हैं। वह आसपास सब जगह घूम लेते हैं। फिर जिया अभिषेक को कब्रिस्तान ले जाती है। अभिषेक जिया से पूछता है, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? जिया बोलती है, कुछ नहीं, कुछ दिखाने लाई हूँ। अरे लेकिन क्या? वो देख रहे हैं ना, एक साथ 10 कब्रें, वह मेरा ही परिवार है। अभिषेक हैरानी से उसे देखने लगा। मतलब आपका परिवार? मेरा मतलब हमारा बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन एक हादसे की वजह से सारे मारे गए। सारे मर गए? इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि बस मैं, भाभी, माँ और नीतीश काका बच गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ था? इतने में माँ जी वहां पहुंच गई। क्या हो रहा है यहाँ पर? जिया हड़बड़ाते हुए, कुछ नहीं माँ, दोनों अंदर चलो, खाना लग चुका है। अब साथ बैठ खाना खाने लगे। अभिषेक एक तक सबको ताक रहा था। अभिषेक ने बोला, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं आप लोगों का ये एहसान शायद कभी नहीं भूल सकता। लेकिन मैं अब आप लोगों को और तकलीफ नहीं दे सकता। मैं कल सुबह ही यहाँ से घर निकल जाऊँगा। फिर अभिषेक वहाँ से उठकर अपने कमरे में आराम करने चला गया। जिया उसके कमरे में आई। फिर अभिषेक ने बोला, जिया एक बात पूछूं? क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता ऐसे कब्रिस्तान के पास रहना? नहीं, डर कैसा? हम लोग तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन हमारे परिवार को किसी ने गोलियों से छल्ली किया था। अब तो बस जिंदा लाश है हम। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम अब भी अपनों के करीब हैं, और अपनों से कैसा डर? हाँ क्या? मैं बात तो तुम सही कह रही हो। वैसे तुम्हें एक बात बतानी थी।
लेकिन मेरा वादा करो, तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगी। अच्छा बाबा, नहीं होंगी। अब कहो भी। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? जिया ने शर्माते हुए कहा। शायद। अभिषेक ने खुशी से जिया को गले लगा लिया। तो देरी किस बात की, हम आज ही माँ जी से बात करेंगे। सरिता भाभी जिया को चिढ़ाते हुए अब तो घर में ही शहनाइयाँ बजेंगी और जिया अभिषेक की हो जाएगी। घर सजावट से चकाचौंध हो गया। सारी रस्में होने लगी। अभिषेक हैरान था क्योंकि गांव का एक भी व्यक्ति शादी में नहीं आया था। अरे नीतीश काका, सारी तैयारियां हो गई है ना? कुछ बाकी तो नहीं रहा ना? भाभी ने कहा। जी मालकिन, सारी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन पंडित को नहीं बुला पाया। अभिषेक ने ये बात सुन ली। अब हमारी शादी कैसे होगी? पीछे से आवाज आई। मंत्र मैं पढ़ूंगी, माँ जी ने कहा। लेकिन माँ जी आप कैसे? मैंने कहा ना, मंडप पर बैठो, मुहूर्त निकल रहा है। अभिषेक और जिया मंडप पर बैठ गए। माँ जी ने मंत्र शुरू किए। 4 फेरे हुए ही थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जोर जोर की दरवाज़ा पीट रहा था। नीतीश काका देखो, दरवाजे पर कौन आया है? नीतीश काका ने जैसे दरवाज़ा खोला, कुछ व्यक्ति हाथ में बंदूक लिए उन पर गोली चलाते हुए अंदर घुस आए और जिया को उठाकर ले गए। माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब कौन है और ये जिया को उठाकर क्यों ले गए? अभिषेक ने कहा। माँ जी बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। माँ जी की चुप्पी देख अभिषेक उन लोगों के पीछे पीछे चला गया। उसने देखा कि वह लोग कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं। वह पीछे पीछे कब्रिस्तान पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। अभिषेक जोर जोर की चिल्लाने लगा, जिया, जिया, जिया। कब्रिस्तान में उसकी आवाज पूरी तरह गूंजने लगी। अभिषेक घुटनों के बल गिर गया और रोने लगा। जिया, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लौट आओ। इतने में माँ जी वहां पहुंच गई। अभिषेक खुद को संभालते हुए, माँ जी यहाँ से जाइए, वो लोग आप लोगों को मार देंगे। मैं जिया को लेकर ही आऊंगा। मार देंगे? मार तो हमें 10 साल पहले ही दिया था। अभिषेक हैरानी से माँ जी को देखने लगा। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं सच बोल रही हूँ। 10 साल पहले की बात है। इस गांव में 2 राजपूत परिवार रहते थे। मोहन प्रताप ने अपने लड़के से मेरी बेटी के लिए रिश्ता भेजा। सब कुछ तय हो गया था, लेकिन जिया किसी और से प्रेम करती थी। कोई रास्ता ना दिखने पर मैंने जिया को उसकी शादी वाले दिन हवेली से भगा दिया। जिया के कहीं नहीं दिखाई देने पर यह बात चिंगारी की तरह पूरे गांव में फैल गई। राजपूतों को अपनी शान प्यारी थी। उन्होंने जिया को ढूंढ निकाला और उसके प्रेमी को भी। उसकी प्रेमी की भरे गांव में धड़ से गर्दन अलग कर दी और जिया को गोली से छन्नी कर दिया। फिर क्या था, दोनों राजपूतों में जंग शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दोनों के परिवारों ने एक दूसरे को बेरहमी से मार दिया और सब कुछ नष्ट हो गया। दोनों राजपूतों को एक ही कब्रिस्तान में दफना दिया गया, जो कि उन्हें मंजूर नहीं हुआ। वह आत्मा बन के भटकने लगे और आज भी उनकी जंग कब्रिस्तान में चल रही है। जो जिया को उठा के लेकर गया है वह वही राजपूत थे। तुम भाग जाओ यहाँ से, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अभिषेक घबराते हुए, मतलब आप लोग मुर्दा हैं और ये मुर्दा घर आप लोगों का है? आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ छल करा है। बिल्कुल चुप। तुम्हें तो हम उसी दिन ही मार देते जिस दिन तुम्हारे घर आए थे, लेकिन जिया ने हमें रोक लिया क्योंकि तुम में उसे अपना प्रेमी नजर आया। उसने हमें कहा कि आप हम दोनों की शादी करवा के दें। उसके बाद मैं उसे तंत्र मंत्र की विद्या से
हमारे जैसा ही मुर्दा बना दूंगी। फिर वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। जिया की शादी की खबर उन राजपूतों को हो गई और वह उसे उठा ले गए। अब तेरी बारी है, तू भाग यहाँ से। अभिषेक हड़बड़ाते हुए उठा और भागने लगा। वह भागते भागते थक गया, लेकिन मुर्दाघर खत्म ही नहीं हो रहा था। वह जहाँ खड़ा था, भागने के बाद भी वह वहीं आके खड़ा हो जाता, जैसे वह मुर्दाघर कोई भूल भुलैया हो। वह थक कर घुटनों के बल गिर गया, लंबी लंबी सांसें लेने लगा। बचाओ कोई, मुझे बचाओ। लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। वह मुर्दाघर एकांत में था। मुर्दाघर के सारे मुर्दा उसकी ओर आने लगे। जो जैसी मौत मरा था, उसने वैसे ही हालत में भयानक रूप ले लिया। किसी का सर कटा, किसी का धड़ कटा, तो कोई गोलियों से छन्नी था। बचाओ बचाओ मुझे। सब मुर्दों ने अभिषेक को घसीटा और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगली सुबह वहां एक और कब्रिस्तान था, जहां पर एक बड़ी सी कब्र थी जिसका नाम अभिषेक था। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए प्रशांत को अपनी पत्नी रानी की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास सुनाई जाती है। वाह रितिका वाह, तुझे तो मान गया मैं। उसके सारे सबूत मिटा देने पर भी तूने जासूस बन के फिर भी सबूत इकट्ठे कर ही लिए और इस मुजरिम को सजा दिलवा दी। तू तो इंसाफ की जीती जागती मूर्ति है। तुझे तो इसकी स्वर्गीय पत्नी भी ऊपर बैठी दुआ दे रही होगी। अरे चल चल बस कर, अब ज़्यादा डायलॉग मत मार। इस केस ने तो सर में दर्द कर दिया था। फाइनली आई एम हैप्पी। तो चलना कहीं घूमने चलते हैं। क्या शिवम, तू भी, तुझे तो बस घूमने की पड़ी रहती है। मेरे पास बहुत काम है, तू अकेले चला जा। हाँ, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है ना। ये बात और है, मैं तेरे जितना फेमस नहीं हूं। मिस लॉयर रितिका, आपको तो इंसाफ की देवी से हर कोई जानता है। देख शिवम, तू मेरा दिमाग खराब मत कर। तू जा अभी घर, हम कल मूवी देखने चल लेंगे। ओके, हैप्पी? यस, आई एम हैप्पी। चल मैं जा रहा हूँ, तू अपना ध्यान रखना और देर ना करना और घर सही से जाना। इतना कहते कहते शिवम घर के लिए निकल गया। उफ, इतनी देर हो गई मुझे भी। चलो अब निकलते हैं। रितिका ऑफिस से बाहर आती है, स्कूटी स्टार्ट करके घर की ओर निकल जाती है। रास्ते में सड़क के बीचों बीच एक एक्सीडेंट होने के कारण काफ़ी जाम लगा हुआ था। उफ, एक तो ऐसे ही लेट हो गई हूँ और ऊपर से जाम भी आज ही लगना था। रितिका ने अपनी स्कूटी घुमा ली और हाईवे के रास्ते से जाने लगी। वह हाईवे के बीचों बीच बस अभी पहुंची ही थी कि अचानक उसकी स्कूटी रुक गई। वह बार बार कोशिश करती, लेकिन स्कूटी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तक हाईवे पर काफ़ी अंधेरा हो गया था, बहुत कम गाड़ियां आती जाती दिख रही थी। मदद के लिए रितिका गाड़ियों की राह देखने लगी। काफ़ी समय बाद दूर से एक ट्रक आते दिखाई दिया। रितिका जोर जोर से आवाज़ लगाकर ट्रक को रोकने लगी। हेल्प मी प्लीज़, गाड़ी रोकिए। ट्रक वाले ने गाड़ी रोकी। क्या मैडम, अभी आपका एक्सीडेंट हो जाता तो मैं तो जेल में चक्की पीस रहा होता। ओह सॉरी भैया, मेरी स्कूटी ख़राब हो गई है। प्लीज़ मुझे हाईवे से आगे वाले रोड पर छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से ऑटो कर लूँगी। मैडम, ये हाईवे वाला रोड आपके लिए रात में अकेले सेफ़ नहीं है। आप बैठिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। कहाँ रहती हैं आप? बस हाईवे से लेफ़्ट और वहीं वहाँ से राइट, मेघा अपार्टमेंट के पास। अच्छा, मैं भी उधर से ही जाऊँगा, आप बैठ जाइए, मैं आपको वहाँ उतार दूँगा। रितिका ट्रक में बैठ गई। ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी शुरू करी। थोड़ी देर बाद बचाओ बचाओ मुझे, किसी की चीख सुनाई दी।
रितिका ने ट्रक ड्राइवर से कहा, क्या आपको भी किसी की चीख सुनाई दे रही है? ट्रक ड्राइवर ने हड़बाते हुए ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। रितिका चिल्लाई, क्या कर रहे हैं आप? इतनी तेज चलाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। जान बचे तो लाखों पाए। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस हर लोक उजागर। रितिका ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? उसकी बातें अनसुना करके ट्रक ड्राइवर ने स्पीड से हाईवे क्रॉस कर लिया। ट्रक ड्राइवर ने हाईवे क्रॉस करते ही लंबी सांसें भरी और गाड़ी को मेघा अपार्टमेंट में उतारा। रितिका ने फिर से सवाल किया, ये सब क्या था? आप कुछ बोलेंगे? ट्रक ड्राइवर ने कहा, मुझे किसी ने बताया था वो हॉन्टेड हाईवे है, लेकिन मैंने उसकी बात मजाक में ले ली थी। हॉन्टेड हाईवे? लेकिन कैसे? 5 साल पहले यहाँ ट्रक में सवार 4 लोगों ने एक स्कूटी पर जा रही लड़की का रेप किया और उसे हाईवे के बाद एक सुनसान जंगल में ले जाकर बेरहमी से लोहे के रॉड से मारकर फेंक दिया और सारे सबूत मिटा दिए। कोई नामो निशान नहीं छोड़ा। अगले दिन वहाँ पुलिस की तहकीकात हुई, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। या ये कहूँ कि पुलिस को रिश्वत से खरीद लिया गया। पुलिस ने ज़्यादा तहकीकात ना करते हुए इस केस को बंद कर दिया। तब से लोगों का कहना है कि यह हॉन्टेड हाईवे बन गया। उसकी आत्मा यहाँ भटकने लगी। उसका भटकना भी लाजमी है। इतना बुरा हुआ उसके साथ और उस बेचारी को इंसाफ तक नहीं मिला। अच्छा, आपका मेगा अपार्टमेंट आ गया है? जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रक ड्राइवर वहाँ से निकल गया और रितिका अपने घर पर आ गई। रितिका फ्रेश होकर खाना खाकर अपने कमरे में सो गई। रितिका इतनी थकी हुई थी कि उसे तुरंत गहरी नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि वह उसी हाईवे पर अकेली खड़ी है। चारों ओर सन्नाटा और वहाँ गूंजती किसी की चीखें, फिर पीछे से आती किसी के आने की आहट। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, एक भयानक सी लड़की उसके पीछे खड़ी होती है। चेहरे से उसका टपकता खून, फटे कपड़े, पेट से आर पार घुसा लोहे का रॉड। रितिका जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ मुझे। इतने में वह भयानक लड़की कहती है, तुम मुझे इंसाफ दिलाओगी ना? उन दरिंदों को मुझसे भयानक मौत दिलवाओगी ना? इतने में रितिका घबरा कर उठ जाती है। आसपास देखती है तो कोई नहीं होता है। उफ, भगवान का शुक्र है कि यहाँ कोई नहीं है, शायद सपना था। अगली सुबह रितिका ऑफिस पहुंच जाती है और अपने काम में लग जाती है। शिवम वहां आता है। तो मिस लॉयर रितिका, चले मूवी देखने? नहीं यार, सॉरी, मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों? तुझे क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ नहीं यार, कल वो हाईवे से घर जा रही थी तो किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ट्रक ड्राइवर से पूछने पर पता चला कि वहाँ किसी लड़की का गैंग रेप हुआ था और उसे बेरहमी से मारकर हाईवे के बाद वाले जंगल में फेंक दिया गया था। तो तब से वहाँ उसकी आत्मा भटकने लगी और वो हॉन्टेड हाईवे पूरी तरह से भूतिया हो गया। इतने में शिवम ने कहा, तो इन सब से तेरा क्या लेना देना? पता नहीं यार, जब से वहाँ से गुजरी हूँ तब से मुझे घबराहट हो रही है। और कल तो सपने में भी एक भयानक लड़की को देखा जो उसी हॉन्टेड हाईवे पर खड़ी थी और मुझसे कह रही थी, मुझे इंसाफ दिलाओगी ना? उन दरिंदों को मुझसे भयानक मौत दिलवाओगी ना? शिवम हंसते हुए, तेरे दिमाग पर चढ़ गया है वो हादसा, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। ये भूत प्रेत आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता। चल अब तू ज़्यादा सोच मत। ठीक है ठीक है। हाँ चल, मैं जा रहा हूँ एक केस के सिलसिले में, ठीक है? अपना ध्यान रखना। ओके बाय। शिवम वहाँ से चला गया और रितिका अपने ऑफिस का काम निपटा कर शाम को घर के लिए निकल गई। घर आकर फ्रेश होकर खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। लैपटॉप पर काम करते करते उसकी आंखें कब लगी
पता ही नहीं चला। थोड़ी देर में उसने खुद को फिर से उस हॉन्टेड हाईवे पर पाया। अंधेरी रात, सनसन करता हुआ हॉन्टेड हाईवे, और वहाँ से आती किसी के चीखने की आवाज़ें, पीछे से आती किसी की आहट। वह जैसे ही पलटी, वही भयानक लड़की थी। चेहरे से उसके टपकता खून, फटे कपड़े, पेट से आर पार घुसा लोहे का रॉड। ऋतिका जोर जोर की चिल्लाने लगी, कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? प्लीज मुझे जाने दो। मैं इंसाफ चाहती हूँ। जब तक नहीं मिलेगा, एक एक को मौत के घाट उतारती रहूंगी। इतने में ऋतिका हड़बड़ा कर उठी, लंबी लंबी सांसें लेने लगी और बड़बड़ाने लगी, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे कुछ करना होगा। फिर अगली सुबह ऋतिका समय से पहले ही तैयार थी। वह जल्दी से ऑफिस पहुंची और शिवम को फ़ोन लगाया। शिवम, तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ। शिवम फौरन ऑफिस पहुंचा। क्या हो गया ऋतिका, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। हमें उस लड़की को इंसाफ दिलाना होगा, वरना वो हाईवे पर आने जाने वाले लोगों को मौत के घाट उतार दी जाएगी, शिवम ने कहा। लेकिन ये सब तू कैसे कर सकती है? क्योंकि मेरे सपने में आकर उसने कहा है ये, और मेरे सपने में उसका आना कोई इत्तेफाक नहीं है। उसका बार बार इंसाफ मांगना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। हमें उसके बारे में सब पता लगाना होगा। 5 साल पुराने इस केस को फिर से खुलवाना होगा। शिवम और ऋतिका ने हाईवे के आसपास लोगों से इस हादसे के बारे में पता लगाया। बहुत छानबीन करने पर उस लड़की के घर वालों का एड्रेस निकला। वह उस एड्रेस से उस लड़की के घर पहुंचे। कौन है दरवाजे पर? अंदर से किसी महिला की आवाज़ आई। जी हम। इतने में ही दरवाज़ा खुल गया। आप लोग कौन हैं? क्या हम अंदर आ सकते हैं? फिर मैं आपको सब बताता हूँ। आइए, शिवम ने पूछा। आप ही राधा की माँ हैं? जी मैं ही राधा की माँ हूँ, लेकिन आप लोग कौन हैं और राधा को कैसे जानते हैं? मैं शिवम और ये आरती, हम दोनों पेशे से वकील हैं। हम राधा को नहीं जानते, लेकिन अब उसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन उसकी मृत्यु तो 5 साल पहले हो गई थी। अब आप लोग उसके बारे में जानकर क्या करेंगे? पुलिस ने तो तब कुछ करा नहीं, अब आप लोग ये जानकर क्या कर लेंगे? मेरी बच्ची की चार दरिंदों ने जान ले ली। उसके साथ उन शैतानों ने रेप करा और उसके बाद उसे बेरहमी से काट कर फेंक दिया। मेरी बच्ची। फिर वह जोर जोर की रोने लगी। माँ जी खुद को संभालिए आप। अब हम आ गए हैं ना, इस केस को दोबारा खुलवाएंगे और राधा को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ तुम यहाँ से। माँ जी समझने की कोशिश करिए, हमें राधा को इंसाफ दिलवाना ज़रूरी है, वरना उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वह हाईवे हमेशा के लिए हॉन्टेड हाईवे बन के रह जाएगा। एक के बाद एक बेगुनाह मौत के घाट उतरेंगे। क्या? मेरी बच्ची वहाँ अभी भी भटक रही है? मेरी बच्ची। वह फिर से रोने लगती है। माँ जी, आप खुद को संभालिए और हमारा साथ दीजिए। राधा को हम इंसाफ दिलाएंगे, ठीक है? मैं आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन 5 साल बाद सबूत कहाँ से लाएंगे? ऋतिका और शिवम छानबीन में लग गए और राधा की हत्या और गैंगरेप का केस एक बार फिर खुल गया। देखते ही देखते छानबीन से वह 4 मुजरिमों को पता लग गया। कोर्ट में अब उन 4 मुजरिमों के चक्कर लगने लगे। तारीख पर तारीख चलने लगी। ऐसे ही 2 साल और बीत गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिलने पर फैसले की तारीख बढ़ा दी गई। ऋतिका सर पर हाथ रखे परेशान बैठी, बस यही सोच रही थी कि अब कैसे न्याय दिलाए। या शिवम,
मुझे पहली बार लग रहा है कि मैं हार गई, और मुझे नहीं लगता मैं राधा को इंसाफ दिलवा भी पाऊंगी। शिवम ने कहा, तू जीत कर करती भी क्या? 5-7 साल बाद ये केस चलता और आखिरी में ज़्यादा से ज़्यादा उनको फांसी की सज़ा सुनाई देती। और राधा का क्या? बेकसूर होकर भी उसे इतनी भयानक मौत दी गई। उसका गैंग रेप हुआ और उसके बाद उसे लोहे के रॉड से पीटा गया, और आखिरी में सबूत ख़त्म करने के लिए उसके पेट में रॉड डाल दी गई। ऐसी मौत को तो सोचकर भी रूह कांपती है। तू बिल्कुल सही कह रहा है शिवम। राधा ने भी मेरे सपने में यही कहा था कि मैं उसके मुजरिम को उससे भी भयानक मौत दिलवाऊं। अब उन्हें सज़ा राधा ही देगी। हमें उन चारों को रात में बस उस हॉन्टेड हाईवे पर पहुंचाना होगा। उनके पहुंचते ही राधा जाग जाएगी और उन्हें खुद से भी भयानक मौत देगी। 2 हफ्ते बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू करी गई। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए इनमें कोई ठोस सबूत ना मिलने पर इस केस के फैसले को अगली तारीख तक बढ़ाया जाता है। जज के इस फैसले के बाद सब लोग कोर्ट से बाहर आने लगते हैं और वह 4 मुजरिम भी बाहर निकलने लगते हैं। ऋतिका और शिवम ने उन्हें उनके घर तक फॉलो किया और शाम तक उन पर नज़र रखी, और शाम होते ही उनके घर में घुसकर उन चारों को बेहोश करके गाड़ी में डाला और गाड़ी को हॉन्टेड हाईवे पर लेकर चले गए और उन चारों को वहाँ फेंक दिया। पायलों की आवाज़ करते हुए राधा वहाँ आई और उन चारों को हॉन्टेड हाईवे पर घसीटते हुए जंगल की ओर ले गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से सबकी चीखने की आवाज़ आने लगी। राधा ने उनको उसी लोहे की रॉड से इतना पीटा कि उनके चेहरे पहचानने में आना मुश्किल था, और शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। उनके शरीर के सब हिस्से तड़पने लगे। अगली सुबह हुई। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस तहकीकात के लिए पहुंच गई। इतने बड़े जंगल में शरीर के सारे हिस्से मिल पाना बहुत मुश्किल था। काफ़ी छानबीन के बाद पैर और 4 कटे सर मिले, लेकिन उनके चेहरे पहचानने में नहीं आ रहे थे। तो पुलिस ने इस हादसे को हॉन्टेड बताते हुए इस केस को बंद कर दिया। राधा को इंसाफ पूरा हुआ और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। अब तो वो हाईवे हॉन्टेड मुक्त हो गया।